गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यौम किपुर वॉर। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था। हमास मिलिटेंट ग्रुप में इसराइल के ऊपर अटैक किया है, जिसमें 250 से ज़्यादा इसराइलीज़ की जो है वो डेथ हो गई है, और कई जो है वो इसराइलीज़ को जो है वो एबडक्ट भी कर लिया गया है, मतलब किडनैप भी कर लिया गया है। अब किपुर वॉर जो 1973 में हुई थी, उसके बाद इस लेवल का सबसे बड़ा अटैक अब हुआ है। लगभग 50 साल की जो एनिवर्सरी जो ये हमास मिलिटेंट ग्रुप ने मनाई है इसराइल के साथ, तो ये उसी लेवल का डिस्ट्रक्शन से कंपेयर किया जा रहा है। अब इसमें एक आयरन डोम का बहुत रोल आ रहा है। बहुत वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे हमास जब अटैक कर रहा था इसराइल के ऊपर, तो आयरन डोम जो है वो इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये आयरन डोम क्या है? आयरन डोम है क्या? तो शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम है। 2006 में जब इसराइली और लेबनान वॉर हुई, तब हेजबोल्ला ने कई हज़ार रॉकेट जो है इसराइल में मारे थे। तब जो है इसराइल ने अनाउंस किया कि उनकी स्टेट रन रफ़ेल एडवांस सिस्टम जो है वो एक न्यू एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आएगी, जो कि सिटीज़ और पीपल को प्रोटेक्ट करेगा। आयरन डोम को 2011 में जो है वो डिप्लॉय किया गया था, और इसका सक्सेस रेट कहा जाता है कि 90% से भी ज़्यादा है। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? आयरन डोम जो है वो 3 मेन सिस्टम्स के थ्रू काम करता है। पहला तो सिस्टम जो है इसका, वो डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है कोई भी इनकमिंग थ्रेट को। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो इसका है बैटल मैनेजमेंट और वेपन कंट्रोल सिस्टम। अब ये देखता है कि जो ट्रैक करने के बाद देखता है कि कौन सा, क्या कोई ड्रोन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है, या कौन सा एरियल ऑब्जेक्ट आ रहा है जो हमारे को टारगेट कर रहा है। उसी के ही वेलोसिटी को डिसाइड करके फिर जो थर्ड मिसाइल फायरिंग यूनिट जो लगा है, वो मिसाइल को फायर करता है कि उसके हिसाब से जो इनकमिंग थ्रेट है उसके हिसाब से ही जो है अटैक किया जाए। ठीक है, ताकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब इसको किसी भी वेदर कंडीशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेज़र कंट्रोल्ड फ्यूज़ जो है ईच मिसाइल में जो है लगा है। जो इसका वॉर हेड है वो इस तरह से एक्सप्लोड होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ द मिसाइल है और जो टारगेट है वो आपस में मैच हो जाए। मतलब कि जो सामने से अगर ड्रोन आ रहा है तो उसके हिसाब से अटैक किया जाएगा, अगर मिसाइल आ रहा है तो उस जल्दी अटैक करने की ज़रूरत है तो ऑफ कोर्स उसके हिसाब से अटैक किया जाएगा। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द इनकमिंग मिसाइल या फिर इनकमिंग ऑब्जेक्ट को मैच करता है। अब हम देखते हैं योम किपुर वॉर क्या थी। तो योम किपुर वॉर, जिसको अक्टूबर वॉर भी कहा जाता है, रमदान वॉर भी कहा जाता है, और ये इसराइल और इजिप्ट एंड सीरिया इन के बीच में लड़ी गई थी 1973 में। योम किपुर होलियस्ट डे है जुदाइज़म और समैरिटनिज़म का। अब इसको हम फोर्थ अरब इसराइली वॉर भी कहते हैं। अब हुआ क्या था कि जब थर्ड अरब इसराइल वॉर हुई 1967 की, तब इसराइल ने बहुत सी टेरिटरीज़ को कैप्चर कर लिया था। इवन गोलान हाइट्स जो सीरिया से कैप्चर किया गया था, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से कैप्चर किया गया था। तो 6 साल बाद ये दो कंट्रीज़ इजिप्ट और सीरिया, इन्होंने डिसाइड किया कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं हम इसराइल के ऊपर। तो इनिशियली तो सीरिया और इजिप्ट ने इम्प्रेसिव गेन्स भी जो है वो लिए, लेकिन जब इसराइल ने फिर इनके ऊपर अटैक करना शुरू किया, तब इसराइल ने जो है 3 दिन के बाद ही जो है अपने काउंटर स्ट्राइक से सीरिया और इजिप्ट को जो है वो हरा दिया था। अब अगर हम देखें करंट वायलेंस, इसको क्यों हम योम किपुर वॉर से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो इस लेवल का अटैक हुआ है ये योम किपुर वॉर के टाइम पर ही हुआ था, जिसमें 2500 इसराइली सोल्जर मारे गए थे। अब इस टाइम पर जो है इसराइल के में इंटरनल क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है कि कैसे जो है इसराइल अनप्रिपेयर्ड रहा, इस अटैक को कैसे वो पता नहीं लगा पाया। अब योम किपुर वॉर की अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस क्या है? योम किपुर वॉर से ये पता लगा कि इसराइल को हराना जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, इनविंसिबल नहीं है इसराइल। ठीक है। हैवी कैजुअलिटीज़ इसराइल ने भी सफ़र की थी उस बैटल में, और उस समय कई जो है एनालिस्ट तो ये भी कहते थे कि इजिप्ट जो है वो ऑफ कोर्स उन्होंने अटैक किया था, ये नहीं कि वो इसराइल को हराना चाहते थे, बट वो उसको इतना डैमेज करना चाहते थे कि नेगोशिएटिंग टेबल पर उनके पास कुछ बार्गेनिंग चिप रहे। ठीक है। अब इजिप्ट के बारे में देखते हैं। इजिप्ट ने जो है
1978 के कैंप डेविड अकॉर्ड्स के अंदर इसराइल से जो है वो सिनाई पेनिनसुला वापस ले लिया था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पीस ट्रीटी साइन करके इजिप्ट पहली ऐसी अरब कंट्री बनी जो कि इसराइल को एज अ स्टेट उसने रिकॉग्नाइज़ किया। सीरिया जो है वो ऑफ कोर्स उनके लिए कुछ खास कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए। इसराइल ने बल्कि गोलान हाइट्स के अलावा भी बहुत सारा जो है लैंड वो कैप्चर कर लिया था इस वॉर में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मुंद्रा पोर्ट। ये टॉपिक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो मुंद्रा पोर्ट जो कि फ्लैगशिप फैसिलिटी है अदानी पोर्ट्स की, उसके 25 साल कंप्लीट हुए हैं ऑपरेशंस के। तो मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। गल्फ ऑफ कच्छ के शोर्स में ये लोकेटेड है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। डीप ड्राफ्ट ऑल वेदर पोर्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसको डिक्लेयर किया हुआ है। लगभग 33% ऑफ इंडिया का कंटेनर ट्रैफिक यहीं से ही फ्लो किया जाता है। इसको अदानी पोर्ट्स नामक कंपनी जो है वो चलाती है, ऑफ कोर्स उन्हीं का ही ये पोर्ट है। इसकी कैपेसिटी लगभग 260 मिलियन टन्स है और ये लगभग 155 MMT जो है पोर्ट जो है कार्गो हैंडल कर लेता है, जो कि लगभग इंडिया का 11% इंडिया का मैरीटाइम कार्गो है। और ये जो है लार्जेस्ट हमारा कोल इंपोर्ट टर्मिनल भी है। नेशनल रेल नेटवर्क के साथ भी इसको कनेक्ट किया हुआ है ताकि जो है वो सामान को लास्ट माइल तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी थर्ड एडिशन जो है वीर गाथा प्रोजेक्ट का, उसमें लगभग 1.36 करोड़ स्कूल स्टूडेंट्स जो है सभी स्टेट्स और यूटीज़ के पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। अब प्रोजेक्ट वीर गाथा गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल द्वारा जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया था 2021 में। इसका मेन एम ये था कि ऑफ कोर्स सबसे पहला जो एडिशन था वो 2021 में हुआ था, दूसरा एडिशन इसका 2022 में हुआ था और अब ये तीसरा एडिशन 23 में हुआ है। इसका मोटिव ये है कि स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म जो है और सिविक कॉन्शियसनेस स्टूडेंट्स में जनरेट की जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिलकर ये प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्कूल्स में कंडक्ट की जाती हैं, अवेयरनेस जनरेट की जाती हैं गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के बारे में कंट्री में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इसलिए इसमें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उदनगुड़ी पनंगकारुपट्टी। ओके, सो ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उदनगुड़ी पनंगकारुपट्टी जो है, जो कि पाम जैगरी है या गुड़ है तमिलनाडु का, उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का स्टेटस मिल गया है। तो ये पाम जैगरी जो है ये बहुत ट्रेडिशनल फॉर्मेट में इसको बनाया जाता है, कोई भी इसमें मॉडर्न स्ट्रेटजीज इस्तेमाल नहीं की जाती। पाम सैप जो है जो उदंगगुड़ी एरिया में थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है उसके थ्रू ही इसको बनाया जाता है। और रेड सैंड ड्यून सॉइल जो है उसमें ही उसी की प्रेजेंस में इसको बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो ये सॉइल है ये बहुत ड्राई होती है, ग्राउंड वाटर कम होल्ड करती है। तो इसीलिए जो यहाँ पर जो ये जो केन होता है वो उसमें सुक्रोज का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि ये गुड़ बनाया जाता है, ठीक है। तो रीजन का जो ड्राई क्लाइमेट है वो बहुत ही सूटेबल रहता है कारूपत्ती को स्टोर करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। कोई भी केमिकल एडिटिव्स जो है वो नहीं डाले जाते हैं। उसी की वजह से इसकी नेचुरल या ट्रेडिशनल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वजह से ही जो है इसको GI टैग जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन एयरफोर्स एनसाइन। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स चीफ जो एयर चीफ हैं, उन्होंने न्यू एनसाइन जो है एयरफोर्स के लिए जो है वो अनवेल किया है। तो अब IAF क्रेस्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा न्यू IAF इंसाइन के तौर पर। इस क्रेस्ट में नेशनल सिंबल अशोका लॉयन एट द टॉप होंगे, वर्ड सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे होंगे। अशोका लाइन के नीचे हिमालयन ईगल होगा जो कि विंग स्ट्रेच कर रहा होगा। रिंग होगी लाइट ब्लू कलर की जो कि हिमालयन ईगल को एनसर्कल करेगी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स लिखा होगा। और IAF का मोटो जो है, जो भागवत गीता से डिराइव किया गया है, नभ स्पर्शम दीप्तम, मतलब टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। ये इसके जो है हिमालयन ईगल के नीचे इंस्क्राइब किया जाएगा देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स। ये टॉपिक आपके
गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इंसेंटिव्स दिए जाएं आशा हेल्थ वर्क एक्टिविस्ट्स को, जो कि एलिजिबल इंडिविजुअल्स को सिकल सेल डिसीज स्क्रीनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिकल सेल कार्ड्स देने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आशा एक्टिविस्ट कौन होती हैं। ये ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं। ये कोर पार्ट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का। कम्युनिटी से ही इनको सिलेक्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि ये कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करें। केयर प्रोवाइडर की तरह ये काम करती हैं कम्युनिटी लेवल पर, फैसिलिटेट करती हैं एक्सेस टू हेल्थ केयर, मेडिसिन और सैनिटेशन सर्विसेज को, अवेयरनेस जनरेट करती हैं हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, फीमेल हेल्थ और हाइजीन स्टैंडर्ड्स को भी एडवोकेट करती हैं, हेल्थ कॉन्शियस बिहेवियर और अप्रोच टू लाइवलीहुड को भी एडवोकेट करती हैं ऑफ कोर्स। ये अभी इस समय सारी स्टेट्स और यूटीज़ में एप्लीकेबल है आशा स्कीम एक्सेप्ट गोवा। और कहा यह जाता है कि मोटिव ये है कि हर 1000 पॉपुलेशन पर एटलीस्ट 1 आशा वर्कर होनी चाहिए। स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो पॉपुलेशन नॉर्म्स जो है वो अपने हिसाब से और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो आशा वर्कर्स के अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती हैं। जनरली अगर हम देखें तो रूरल एरियाज़ में कोई भी विमेन रेजिडेंट जो कि मैरिड या विडोड या डाइवोर्स कुछ भी हो सकती है 25 से 45 साल की एज में, और लिटरेट होने चाहिए प्रेफरेबली। और अर्बन एरियाज़ में वुमेन रेजिडेंट स्लम या वल्नरेबल क्लस्टर्स की जो कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप को किसी बिलोंग करती हों, उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है एज आशा वर्कर। इनको ऑनरली वॉलंटियर माना जाता है और इनको कंपनसेट किया जाता है उनके स्पेसिफिक टाइम के लिए। जनरली इनकी मंथली इनकम 2000 से 7000 के बीच में होती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। इनको इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को जो है वो लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए। और इनकी सोशल मार्केटिंग जो होती है उसके लिए भी इनकम इनसे ये जनरेट कर पाती हैं। ठीक है, कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो है वो प्रमोट करके। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Yom Kippur War. This topic is important for your international relations. So Hamas militant group has launched of the worst attack inside Israel since 1948, and it has killed more than 250 Israelis and abducted several others. Okay, so this surprise attack has brought back the memories of Yom Kippur War, which happened in 1973 on the very same day in October. So basically, it was about commemorating the 50th anniversary of Yom Kippur War this year. Okay, so anyways, journalists have also been sharing the videos of Iron Dome, Israel's air defense system, how it has been intercepting rockets which are coming from Gaza Strip. So what is this Iron Dome? Iron Dome is a short-range ground-to-air air defense system, and its genesis goes back to the 2006 Israeli-Lebanon war, when Hezbollah fired thousands of rockets into Israel, and at that time, Israel announced that its state-run company, Rafael Advanced Systems, would come up with a new air defense systems to protect its people and cities. So that's why Iron Dome was made, and it was deployed in 2011, and it is being said that it has a success rate of over 90%. So how does it work? So Iron Dome has basically three main systems which work together. First, of course, is the detection and tracking radar, which would be uh, spotting any incoming threats, whether it is a drone, whether it is a missile or any other aerial object. So the next system is the most important one, the battle management and weapon control system, which would identify this particular target and launch a missile which would be in which would be matching the same velocity of the incoming threat so as to neutralize it. Okay, so the third one of course is the missile firing unit through which the missile is fired. Okay, so out of all these three, BMC is the basic one which lies between the radar and the interceptor missile. This Iron Dome can be used in all weather conditions. Its warhead is exploded in such a way that it caters to the velocity of the missile and the target. Okay, so what was actually Yom Kippur War? So this war happened in October. That's why it is also called October War or the Ramadan War, and it was fought between Israel and Egypt and Syria on the other side. Okay, so Yom Kippur is the
holiest day in Judaism and Samaritanism. So it is also called the Fourth Arab-Israeli War, because what happened is that after the third Arab-Israeli War in 1967, Israel had acquired an aura of invincibility. It had captured several territories from its neighbors, including the Golan Heights from Syria and Sinai Peninsula from Egypt. 6 years later, these two countries, Israel, Egypt and Syria, they decided to launch a coordinated attack on Israel, and they both had made some gains initially, but aftermath, the country of Israel was able to defeat both Syria and Egypt after 3 days. Okay, when it launched its own counter strikes. So why is this current violence being compared with Yom Kippur War? Because this is the deadliest attack on Israel since the Yom Kippur War, and it is being compared because Israel is being again criticized for being found unprepared to this attack by Hamas. So what was the significance of Yom Kippur War? So basically it broke the myth of invincibility of Israel, that even Israel could be battered if not beaten, of course. So many analysts also said that Egypt made a strategy that, if of course we do not want to win the war, but we would bruise Israel enough so that we can bring Israel to the negotiating table. So that's what happened for Egypt. Under the 1978 Camp David Accords, Israel agreed to return Sinai Peninsula to Egypt, and in return, the same year, in 1979 rather, Egyptian-Israeli peace treaty was signed, and it was the first instance when an Arab country recognized Israel as a state. So, what happened for Syria? Of course, it was not a good war for Syria, because it rather lost even more territories, and it also lost the strategically important and fertile plateau of Golan Heights to Israel. Okay, which Israel holds until this day. So the next topic is Mundra Port. This topic is important for your economy section. So Mundra Port, which is the flagship facility of Adani Ports, has recently completed 25 years of its operations. So it is the largest private port and the largest container port in India, and it is located in the northern shores of Gulf of Kutch near Mundra, that is in Kutch district of Gujarat. So it's a deep draft all-weather port. It is also a special economic zone. As much as 33% of India's container traffic flows through this port. It is run by Adani Ports and Special Economic Zone Limited, and it has a capacity of 260 MMT, but it handles but it handles over 155 MMT, which is almost 11% of India's maritime cargo. It also hosts the largest coal import terminal of India, and it is connected to the national railway network also, so that cargo can be handled for any location in India. Okay. So the next topic is Project Veer Gatha 3.0. This topic is important for your governance section. So in the third edition of Veer Gatha project, a remarkable 1.36 crore school students hailing from all states and UTs have participated in this project. So this project actually was initiated for the first time in 2021 when its first edition was started. Then in 2022, the second edition was continued, and now after the third edition, this project has been completed, and the aim of this project is to disseminate the details of acts of bravery of the gallantry award winners, and to raise the spirit of patriotism among school students. So this is a national level program between the Ministry of Defense and Ministry of Education, under which schools conduct various projects and activities, and awareness programs also are conducted for school students about the gallantry award winners of our country. So that's why Ministry of Defense is also participating in this project. So the next topic is Udangudi Panang Karupatti. Okay, this topic is important for your economy section. So recently, Udangudi Panang Karupatti, that is a palm jaggery from Tamil Nadu, has received a GI tag. This palm jaggery is very famous because it is traditional and it does not include any of the modern strategies as of now. So it is prepared from the palm sap of this region, from taken from this region of Udangudi,
in the Thoothukudi district of Tamil Nadu. Due to the presence of red sand dune soil found in this region, as this soil holds less groundwater, the moisture content in the cane that is used to produce this palm jaggery is less because of the dry climatic condition, and it also leads to high sucrose content in it. Okay, so this region's dry climate also is becomes suitable for the storage of karupatti for longer duration, and until now no chemical additives are added to this palm jaggery. Okay, so the next topic is Indian Air Force ensign. This topic is important for your security section. Indian Air Force Chief has recently unveiled a new ensign for the Air Force. So the IAF crest will be incorporated into the new IAF ensign. This crest will prominently feature the national symbol, the Ashoka line at the top, and it would have the word Satyamev Jayate in Devanagari script below it. Uh, then beneath the Ashoka line, there will be a Himalayan eagle with outstretched wings. A ring would be there in light blue color, which would encircle this Himalayan eagle with the words Indian Air Force. IAF's motto, Nabha Sparsham Deeptam, that has been taken from Bhagavad Gita, which means touching the sky with glory, will be inscribed below this Himalayan eagle in golden Devanagari. Okay. So the next topic is accredited social health activists. This topic is important for your governance section. Government is planning to give incentives to ASHA workers for mobilizing eligible individuals for sickle cell disease screening and distribution of sickle cell cards. So ASHA is a trained female community health activist which forms a core part of National Rural Health Mission, and she is trained to work as an interface between the community and public health system. So she acts as a care provider at the community level, uh, provides access to healthcare, medicine, and sanitation services, raises the level of awareness of health issues among the marginalized sections of our community, advocates for female health and hygiene standard, and also advocates for health conscious behavior and approach to livelihood. This ASHA scheme is presently in place in all states and UTs except, of course, Goa. So the states are mandated to employ at least one ASHA worker per every 1000 population or people. So states have been given the freedom to relax the population norms as well as the educational qualifications on a case to case basis. Okay, depending of course on the local conditions. So what is the selection criteria? Generally in rural areas, a woman resident of the village who is either married, widowed, or divorced, preferably in the age group of 25 to 45 years, and she should be literate, can be selected. Then in urban areas, a woman resident of the slum or vulnerable clusters who belongs to the particular vulnerable group is identified as an ASHA worker. So these ASHA workers get an they are basically honorary volunteers, and they are compensated for their time in specific situations. On an average, depending upon the state, the monthly income of an ASHA worker varies between 2000 to 7000 rupees per month, and they are also eligible for incentives under various national health programs. They also get income from the social marketing of certain healthcare products. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.